हम सब B.R. अम्बेडकर को भारतीय संविधान के निर्माता के तौर पर जानते हैं, है ना? लेकिन उस भव्य प्रतिमा के पीछे का इंसान कैसा था? चलिए, आज उनकी उस अनकही कहानी को थोड़ा और करीब से जानते हैं। देखिए, अंबेडकर के पूरे जीवन का सार शायद उनके इस एक विचार में छिपा है। शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। यही सोच, यही फलसफा उनके पूरे सफर की, आप कह सकते हैं, प्रेरणा बना। एक ऐसा सफर जो अपमान और संघर्ष से शुरू हुआ और राष्ट्र निर्माण तक पहुंचा। तो ठीक है, हम सब जानते हैं कि उन्होंने भारत का संविधान बनाया, ये उनकी सबसे बड़ी पहचान है। लेकिन आज सवाल ये है कि आखिर वो कौन से अनुभव थे, कौन सी बातें थीं जिन्होंने उस इंसान को गढ़ा जिसे एक दिन पूरे देश का भविष्य गढ़ना था। तो चलिए अब उनकी सार्वजनिक सफलताओं से थोड़ा हटकर उस निजी पीड़ा को समझते हैं जिसने उनके जीवन के हर काम को, हर फैसले को प्रेरित किया। और इस पीड़ा को समझने के लिए सबसे अच्छी जगह है उनकी अपनी आत्मकथा, वेटिंग फॉर अ वीज़ा। ये किताब हमें उस रोज़मर्रा की हकीकत से रूबरू कराती है, उस जाति भेदभाव से जिसका उन्होंने लगभग हर रोज़ सामना किया। ये कहानी उनके स्कूल के दिनों की है। जरा सोचिए, एक बच्चा जो अपनी क्लास में सबसे होशियार है, लेकिन उसे अपने ही क्लासमेट्स के साथ बैठने का हक नहीं है। उसे एक कोने में अकेले बिठाया जाता था, वो भी एक टाट के टुकड़े पर, जिसे उसे रोज घर से लाना और वापस ले जाना पड़ता था। क्यों? क्योंकि स्कूल का चपरासी भी उसे छूने से मना कर देता था। और सिर्फ बैठना ही नहीं, प्यास लगने पर वो स्कूल के नल को छू भी नहीं सकते थे। पानी तभी मिलेगा जब स्कूल का चपरासी आकर ऊपर से नल खोल दे। और अगर चपरासी छुट्टी पर है तो मतलब पूरा दिन बिना पानी के। ये छुआछूत का एक ऐसा जख्म था जो किसी के भी आत्मसम्मान को तोड़ कर रख दे। ये अपमान सिर्फ स्कूल तक ही नहीं था, नहीं, बाल कटवाने जैसी मामूली रोजमर्रा की जरूरत के लिए भी समाज ने उन्हें बाहर कर दिया था। कोई भी नाई उनके बाल काटने को तैयार नहीं था। नतीजा, उनकी बड़ी बहन को खुद ये काम सीखना पड़ा। अच्छा, तो क्या ऊंची तालीम से कुछ बदला? नहीं। कोलंबिया यूनिवर्सिटी से पढ़कर आने के बाद भी हालात वही थे। बड़ौदा में नौकरी मिली, लेकिन रहने को कोई जगह देने को तैयार नहीं। मजबूरन नाम बदलकर एक पारसी धर्मशाला में कमरा लिया। लेकिन जैसे ही सच्चाई पता चली, लाठियों से लैस एक गुस्सैल भीड़ ने उन्हें घेर लिया और धर्मशाला से बाहर निकाल दिया। तो इन सारे अपमानों का जवाब उन्होंने सिर्फ सामाजिक विरोध से नहीं दिया, उन्होंने इसका जवाब दिया अपनी बौद्धिक तैयारी से। एक ऐसा बौद्धिक शस्त्रागार तैयार किया जिसे हम आज भी पूरी तरह नहीं समझ पाए हैं। दुनिया उन्हें एक कानून के जानकार के तौर पर जानती है, लेकिन वो एक बहुत ही शानदार अर्थशास्त्री भी थे। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन का उन्हें अर्थशास्त्र में मेरे पिता कहना, ये अपने आप में बहुत कुछ कहता है। आखिरकार अंबेडकर ने कोलंबिया यूनिवर्सिटी और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से अर्थशास्त्र की पढ़ाई की थी। उनका ज्ञान इतना गहरा था कि अमर्त्य सेन जैसे दिग्गज भी उन्हें अपना गुरु मानते थे। और यहीं पर उनकी सबसे गहरी सोच सामने आती है। अंबेडकर ने जाति को सिर्फ एक सामाजिक बुराई की तरह नहीं देखा। उन्होंने समझाया कि ये एक बहुत कठोर इकोनॉमिक सिस्टम है, एक आर्थिक ढांचा, एक ऐसी व्यवस्था जो लोगों को काम उनकी काबिलियत या पसंद से नहीं, बल्कि उनके जन्म के आधार पर देती है। और ये चीज़ जाहिर है देश की प्रगति और कुशलता को सीधे सीधे रोकती है। और देखिए, यही आर्थिक समझ थी जिसने उन्हें गांधी जी के विचारों से एकदम अलग खड़ा कर दिया। एक तरफ गांधी जी भारत का भविष्य आत्मनिर्भर गांव में देखते थे, वहीं दूसरी तरफ अंबेडकर का साफ मानना था कि भारत के गांव स्थानीयता का गंदा तालाब और अज्ञानता का अड्डा हैं, जहां जातिवाद की जड़ें सबसे मजबूत हैं। उनका तल्ख था कि असली प्रगति तो औद्योगिकरण और शहरीकरण से ही आएगी, जहां जाति की पकड़ थोड़ी ढीली पड़ती है। और ये सिर्फ बातें या सिद्धांत नहीं थे। जब उन्हें मौका मिला तो उन्होंने इसे हकीकत में बदला भी। वायसराय की काउंसिल में लेबर मेंबर के तौर पर उन्होंने मजदूरों के लिए ऐसे क्रांतिकारी सुधार किए जो आज भी हमारे श्रम कानूनों की नींव हैं। काम के घंटे 12 से घटाकर 8 करना, समान काम के लिए समान वेतन की बात करना, रोजगार कार्यालयों की स्थापना, ये सब उन्हीं की देन है। उनका ये कोटेशन साफ दिखाता है कि वो कैसे सोचते थे। उनकी नज़र में सामाजिक शोषण और आर्थिक शोषण, ये दोनों एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए थे।
वो मानते थे कि मजदूरों की लड़ाई सिर्फ पूंजीवाद से नहीं है, बल्कि उस सामाजिक व्यवस्था से भी है जो उन्हें जन्म से ही कमजोर और बटा हुआ रखती है। तो अब यहाँ से देखते हैं कि कैसे एक इंसान का संघर्ष एक पूरे आंदोलन की आवाज बन गया। एक ऐसी आवाज जो आज एक सरल लेकिन बहुत शक्तिशाली नारे में समा गई है। ये जो नारा है जय भीम, ये कोई रातों रात नहीं बन गया, ये धीरे धीरे वक्त के साथ विकसित हुआ। 1935 में उनके एक फॉलोअर बाबू एल.एन. हरदास ने इसे गढ़ा। फिर धीरे धीरे ये बैठकों में इस्तेमाल होने लगा और समय के साथ दलित चेतना और अम्बेडकरवादी आंदोलन का अभिवादन, नारा और पहचान सब कुछ बन गया। आज ये ग्लोबल प्रतीक है। इसका मतलब सीधा है भीम की विजय हो या भीम अमर रहें। लेकिन ये सिर्फ एक नारा नहीं है ना, ये उन करोड़ों लोगों के लिए आत्मसम्मान और संघर्ष का प्रतीक है जिन्हें सदियों तक इसी सम्मान से दूर रखा गया। और अपने जीवन भर के संघर्ष के बाद उन्होंने भारतीय संविधान के रूप में सभी के लिए बराबरी और न्याय का एक ढांचा तैयार किया। एक ऐसा घर जिसमें हर भारतीय को समान अधिकार मिल सके। पर विडंबना देखिए, जिस इंसान ने पूरे देश के लिए अधिकारों का इतना बड़ा घर बनाया, वो खुद उस घर से कभी बाहर नहीं निकल पाया जिसमें वो पैदा हुआ था। अपनी जाति की पहचान के कारण उन्हें जीवन भर भेदभाव सहना पड़ा। ये उनके संघर्ष की शायद सबसे बड़ी और कड़वी सच्चाई है। तो अंबेडकर का काम आज भी एक तरह से अधूरा है और उनके उठाए गए सवाल वो आज शायद पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गए हैं। वो हमारे लिए ये सवाल छोड़ गए, क्या कोई समाज सिर्फ आर्थिक प्रगति कर सकता है सामाजिक न्याय के बिना? क्या हम बस इकोनॉमिक ग्रोथ पर ध्यान दे सकते हैं जब समाज का एक बहुत बड़ा हिस्सा पीछे छूट रहा हो? अंबेडकर का जवाब तो बिल्कुल साफ था, नहीं। और आखिर में उनका ये आह्वान आज भी गूंजता है, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। ये सिर्फ एक नारा नहीं है, ये सामाजिक बदलाव का एक पूरा रोड मैप है कि पहले ज्ञान हासिल करो, फिर मिलकर एक आवाज बनो और फिर अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करो। शायद यही अंबेडकर की सबसे सच्ची विरासत है।